हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी शानदार और ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है आपका मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, अगर हम बात करें मेंसुरेशन की, तो इसको हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, 2D और 3D। 2D आकृति हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें केवल लंबाई चौड़ाई होता है, मोटाई नहीं होता है। और जो समतल आकृति होता है वही आपका कहलाता है 2D। जैसे ट्रायंगल है, सर्किल है, क्वाड्रिलेटरल है, हेक्सागन है, त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज और साथ ही साथ आपका षटभुज। यह सब का सब आपका समतल आकृति है। इसमें केवल लंबाई चौड़ाई है, मोटाई नहीं है। यह सब कहलाएगा आपका 2D आकृति। 3D आकृति के अंदर हम लोग उसको रखेंगे जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ मोटाई भी हो। जैसे आपका देख लीजिए क्यूब यानी कि घन। तो घनाकार आपका टंकी हो सकता है। टंकी में देखे होंगे आप, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ क्या होता है, मोटाई भी होता है। तो जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ मोटाई भी होगा उसको हम लोग 3D के अंदर रखेंगे। जैसे क्यूब यानी कि घन हो गया, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमीस्फीयर, फ्रस्ट्रम। घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, गोला है, अर्धगोला है, छिन्नक है। इसके अलावा प्रिज्म, पिरामिड और टेट्राहेड्रॉन, इन तीनों को भी हम लोग 3D आकृति के अंदर पढ़ेंगे। तो मेंसुरेशन के अंदर हम लोग को 2D भी करना है और 3D भी करना है। तो बारी बारी से हर एक फिगर को हम लोग बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले 2D से। और 2D के अंदर हम लोग लेके चलेंगे ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल से शुरुआत करेंगे। ट्रायंगल के हर एक थ्योरी को, हर एक फॉर्मूला को अच्छे तरीके से यहाँ पे आपका एक्सप्लेन किया जाएगा। साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चंस भी आपको कराया जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज की। अगर हम बात करें त्रिभुज की, ठीक है, तो त्रिभुज बोलते किसको है? तीन भुजाओं से घिरा हुआ बंद समतल आकृति ही क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। तीन भुजा से घिरा हुआ बंद समतल आकृति क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। अच्छा देखिए, इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, जिसमें से पहला क्या है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। यह बात सबको पता है। तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। बात हो रहा है यहाँ पे अंतः कोण का। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे तीन कोण है, तो एक कोण अगर आपसे हम कह दें कि भाई यह 60 डिग्री है, दूसरा कोण यहाँ वाला हम ले लेते हैं 40 डिग्री, तो आप क्या बता सकते हैं इसके आधार पे कि तीसरे कोण का माप क्या होगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर दो कोण मिलाकर के 60 और 40 100 डिग्री हो गया, तो बचा तीसरा कोण आपका 80 डिग्री ही होगा। तभी तो तीनों मिलाकर के 180 डिग्री होगा। तो इससे हम लोग क्या करते हैं कि तीन कोण में से अगर कोई दो कोण पता होता है तो तीसरा कोण हम लोग निकाल लेते हैं, जिसका थोड़ा बहुत यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगा। आगे विशेष रूप से कोण के बारे में हम लोग ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। आगे देखिए, जो दूसरा पॉइंट है, आइए इसको देखते हैं। बोला है किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरा से बड़ा होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है यह आपका एग्जाम में देखने को मिलता है। और यह सब ऐसा चीज है जहाँ पे आपका ध्यान नहीं जाता है और वहां से जब क्वेश्चन आता है तो वह छूट जाता है। बोला क्या है, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरा से बड़ा होता है। बात हम लोग त्रिभुज की कर रहे हैं। और किन्हीं दो भुजाओं का जो अंतर होता है वो आपका तीसरा से क्या होता है? छोटा होता है। यह दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज में क्या होता है, किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरा से क्या होगा? हमेशा तीसरा से बड़ा होगा। जैसे देखिए, अगर किसी त्रिभुज के तीन भुजाओं का माप हम ए बी सी ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लेते हैं हम? ए बी सी। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज है, इसके तीनों भुजाओं का माप, एक भुजा का माप हम ए ले लिए, दूसरा भुजा बी ले लिए और तीसरा भुजा सी ले लिए। तो ए बी सी में एक रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा? अपने मन से ए बी सी की जगह कुछ भी वैल्यू आप नहीं रख सकते हैं। एबीसी का वैल्यू जब भी आप रखिएगा, यानी त्रिभुज का जो तीनों साइड होगा उसमें एक रिलेशन क्या होता है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग। जैसे एबीसी में से अगर हम आपसे कहे कि ए प्लस बी, ए और बी को जोड़े, या बी और सी को जोड़े, ठीक है, या फिर सी और ए को जोड़े, किन्हीं दो भुजाओं का जो योग होगा वो हमेशा तीसरा से बड़ा होगा। तो अगर ए और बी को जोड़ रहे हैं तो बचा क्या हमारे पास? सी। तो सी से बड़ा होगा। ध्यान रखिएगा, किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरा से क्या होगा? हमेशा तीसरा से बड़ा होगा। बी और सी को अगर जोड़ेंगे तो बचा क्या भाई? ए बी सी में से बी और सी ले लिए तो ए बचा, तो ए से आपका क्या होगा? बड़ा होगा। और सी और ए को जोड़े हैं तो अब क्या बचा हमारे पास? बी। तो बी से क्या होगा? बी से आपका बड़ा होगा। त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा क्या होगा? जो तीसरा साइड होगा उससे बड़ा होगा। ठीक है, इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी दो को जोड़ेंगे, मतलब ए और बी को अगर जोड़ेंगे, तो जो वैल्यू आएगा उससे छोटा ही सी का मान होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बी और सी को जोड़ लेंगे तो जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा उससे छोटा ही आपका ए का मान होना चाहिए। इस बात का यही आपका तात्पर्य है। एक बात और यहां से समझ लीजिए। अच्छा, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरा भुजा से बड़ा होता है।
साथ ही साथ अगर हम अंतर निकाले, किन्हीं दो का अंतर निकाले, जैसे ए बी सी में से अगर हम ए और बी का अंतर निकाले तो ए और बी का जो अंतर होगा वो हमेशा क्या होगा, ए और बी का अंतर निकाले हैं तो सी से छोटा होगा, ए और बी का जो अंतर होगा वह सी से छोटा होगा। यानी जो तीसरा भुजा सी होगा ना वो हमेशा बड़ा होगा किससे, ए और बी के अंतर से, यानी किन्हीं दो के अंतर से जो तीसरा साइड होगा हमेशा बड़ा होगा। तो ए और बी निकाले हैं, एग्जाम्पल से भी इस चीज को समझेंगे। बी और सी का अंतर अगर निकालते हैं तो यह छोटा होगा किससे, बी और सी है तो ए से, और उसी तरह से ए और सी का अगर हम अंतर निकालते हैं यहाँ पे तो यह आपका छोटा होगा किससे, बी से। इस बात को यहाँ पे हम लोग जो है वो एग्जाम्पल से समझते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन से समझते हैं। फिलहाल आप क्या देखे हैं कि किसी भी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरा से हमेशा बड़ा होगा, और जो अंतर होगा वो हमेशा तीसरा से क्या होगा, अंतर हमेशा तीसरा से छोटा होगा। आइए इस क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा सवाल क्या है, यहाँ पे बोला यह गया है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, या यदि तीसरे भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तीन भुजा है, एक भुजा का लंबाई कितना बोला यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, दूसरे भुजा का लंबाई कितना बोला यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, और तीसरा भुजा जो है वो आपका ए है। तो इस तीसरे भुजा का माप क्या हो सकता है, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। क्या क्या बोला है, यहाँ देखिए ए का मान बड़ा हो सकता है 6 से, या छोटा होगा 14 से, या ए का मान छोटा होगा 6 से, या ए का मान बड़ा होगा 5 से, या ए का मान बड़ा होगा 6 से और छोटा होगा 12 से। ए कहने का मतलब कि त्रिभुज के तीन साइड में से दो साइड पता है, तीसरा साइड अगर ए है तो ए का वैल्यू क्या होगा। तो देखिएगा और ध्यान से इस बात को समझिएगा, यहाँ पे देखिए इन दोनों का अंतर निकालिए कितना का होगा। सर 4 और 10 में अंतर, ये अंतर बड़का माइनस छोटका 6 का अंतर होगा ना, तो 6 से बड़ा होगा। ए का मान जब भी होगा तो क्या होगा, 6 से बड़ा होगा, क्योंकि आपने क्या देखा है कि त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का जो अंतर होता है वो आपका तीसरा से क्या होता है, तीसरा से छोटा होता है, यानी तीसरे भुजा का मान अंतर से ज्यादा होगा। तो 4 और 10 में अंतर कितना का, 6 का, मतलब ए का मान हमेशा 6 से ज्यादा होगा। और 4 और 10 का इन दोनों का योग कितना का, 14 का, यानी 14 से क्या होगा, 14 से आपका कम होगा। कहने का मतलब अगर दो भुजा 4 और 10 है तो तीसरा भुजा जो होगा ए, तीसरा भुजा चाहे जो भी हो वो 6 से बड़ा और 14 से क्या होगा, 14 से छोटा होगा। तो ए का मान 6 से बड़ा और 14 से छोटा किस ऑप्शन में है, विकल्प ए में है। देखिए ए का मान बड़ा है 6 से और छोटा है 14 से, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे विकल्प ए हो जाएगा। हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, विकल्प ए होगा। ए का मान बड़ा होगा 6 से और छोटा होगा कितना से, छोटा होगा आपका 14 से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा क्या है, यहाँ पे आपका बोला यह गया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक है, यदि दो भुजाओं का माप 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तो ऐसे विशिष्ट त्रिभुजों की संख्या बताइए। एक त्रिभुज की भुजाओं में से दो भुजा का माप दिया है, एक तो आपका 6 है और दूसरा भुजा का माप दिया है 3। अब हम लोगों से यह कहा गया है इस क्वेश्चन में, यह बताना है कि तीसरा भुजा हम क्या ले सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं। मतलब सवाल को जरा ध्यान से समझिएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक है, भाई पॉजिटिव है, ठीक है। दो भुजाओं का माप 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, यानी तीन में से दो भुजा का माप दे दिया है 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। बोला है ऐसे विशिष्ट त्रिभुजों की संभावित संख्या बताइए। मतलब वैसा त्रिभुज बताइए, वैसे त्रिभुजों की संख्या बताइए जिसका दो भुजा 6 और 3 हो सकता है। तो तीसरा भुजा हम क्या क्या ले सकते हैं, तो अभी जस्ट आप देखे हैं कि तीसरा भुजा जो होगा हमेशा 6 और 3 में अंतर कितना का है, 3 का, तो 3 से हमेशा बड़ा होगा। और योग कितना होगा 6 और 3 का, इन दोनों का योग कितना होगा 9, 9 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। मतलब ये जो तीसरा साइड है ना वह 3 से बड़ा और 9 से छोटा, तो 3 से बड़ा मतलब यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम, 4 रख सकते हैं हम, और क्या रख सकते हैं 5 रख सकते हैं हम, 6 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, क्या 9 भी रख सकते हैं, नहीं। तीसरा भुजा जो होगा हमेशा 9 से क्या होगा, योग से छोटा होगा, अंतर से बड़ा होगा, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पे 4 लेते हैं तो एक त्रिभुज बनेगा 6 3 4 के साथ, 5 लेते हैं तो 6 3 5 के साथ, 6 लेते हैं तो 6 3 6 के साथ, 7 लेते हैं तो 6 3 7 के साथ, और 8 लेते हैं तो 6 3 8 के साथ। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो तीसरा भुजा है वह 4 5 6 7 8 में से ही कोई रहेगा, यानी कुल मिलाकर के कितना त्रिभुज आप बना सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा विशिष्ट त्रिभुजों की संभावित संख्या कितना है, 5। यहाँ पे हम लोग 5 त्रिभुज बना सकते हैं। अगर दो भुजा 6 और 3 है तो तीसरा भुजा 4 5 6 7 8 ही ले सकते हैं। मतलब 1 2 3 4 5, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ मिला करके हम कुल मिला के कितना त्रिभुज बना सकते हैं, 5 त्रिभुज बना सकते हैं। क्लियर हो रहा होगा।
चलिए, तो बहुत बेसिक सा यहाँ पे आपको चीज़ समझाया गया और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ गए हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे देखिएगा, त्रिभुज को जो है भुजा के आधार पर, साइड्स के आधार पर 3 भागों में बांटा गया और ठीक उसी प्रकार से कोण के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया। अब भुजा के आधार पर किन 3 भागों में बांटा गया देख लीजिए, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे, जैसा कि नाम है, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होगा वह कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। अगर एक का माप 12, तीनों का माप 12 तो समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे, जिस त्रिभुज का कोई 2 भुजा बराबर होगा वह कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा अलग अलग हो, तीनों भुजा असमान हो, वह कहलाएगा विषमबाहु त्रिभुज। हर एक चीज का जो है डिफिनीशन इसके नाम में क्लियर है। समबाहु मतलब सभी भुजा बराबर, समद्विबाहु यानी कोई 2 भुजा बराबर, और विषमबाहु यानी कि तीनों भुजा असमान होगा, उसको विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। एंगल के आधार पे, कोण के आधार पर भी त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। समकोण यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। समकोण जैसा कि नाम है, समकोण को जो है 90 डिग्री को ही हम लोग शब्दों में क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होगा वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब एक चीज जरा ध्यान से समझिएगा, अगर एक कोण 90 डिग्री आपका हो गया, मान लीजिए यहाँ पे 90 हो गया, तो अब बाकी का जो दोनों कोण होगा वह 90 से छोटा ही होगा। 90 से छोटा क्यों होगा, क्योंकि आपने क्या देखा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो अगर यह हमारा 90 है, यहाँ वाला अगर 90 है, और अगर यह एंगल हम 90 से ज्यादा लेते हैं, उस केस में क्या होगा, इन दोनों को जोड़िए, 90 और 91 181 हो गया। दो को ही जोड़ने पर आपका 180 से ज्यादा हो गया, जबकि तीनों मिला करके 180 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या समझे कि एक कोण 90 डिग्री होगा और बाकी का जो दोनों कोण आपका बचेगा वह आपका 90 डिग्री से कम होगा, यानी न्यून कोण होगा। तो इसी बात को हम ऐसे कहते हैं कि समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री। अब कोई एक कोण 90 डिग्री, इसी बात से स्पष्ट हो गया कि बाकी का जो 2 कोण बचा वह आपका न्यून कोण होगा। आगे देखिए, न्यून कोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, न्यून कोण का मतलब होता है 90 से छोटा। तो जिस त्रिभुज के तीनों कोण का माप 90 से छोटा होगा वह कहलाएगा आपका न्यून कोण त्रिभुज। तीनों कोण अगर 90 से छोटा है तो न्यून कोण त्रिभुज। और अगला है आपका अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण 90 से बड़ा। तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 से बड़ा, तीनों कोण 90 से बड़ा हो नहीं सकता है, क्योंकि तीनों कोण 90 से बड़ा होगा तो 270 से बड़ा हो जाएगा, जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो अधिक कोण त्रिभुज हम लोग उसको बोलेंगे जिस त्रिभुज का कोई एक कोण आपका 90 से ज्यादा हो। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। समकोण एक कोण 90 डिग्री, न्यून कोण तीनों कोण 90 से कम, और अधिक कोण जिसका कोई एक कोण 90 से अधिक हो। अब आगे इन दोनों को मिला करके देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, इसको मिला करके आपका एक त्रिभुज बना है जिसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, जैसा कि नाम है, समद्विबाहु यानी कि 2 भुजा बराबर होना चाहिए, और समकोण यानी कि एक कोण 90 डिग्री। यानी जिस त्रिभुज का 2 भुजा बराबर और एक कोण 90 डिग्री होगा वह कहलाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। और यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आगे हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, जिस त्रिभुज का कोई 2 भुजा बराबर और एक कोण 90 डिग्री होगा वह आपका कहलाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसा समकोण त्रिभुज जिसका लंब और आधार बराबर, लंब और आधार बराबर यानी 2 भुजा बराबर, और कर्ण कभी भी लंब और आधार के बराबर में नहीं हो सकता है। तो वैसा समकोण त्रिभुज जिसका लंब और आधार बराबर होगा वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे सिर्फ आप क्या समझे हैं, यहाँ पे आप समझे हैं त्रिभुज के प्रकार कि कितने भागों में त्रिभुज को बांटा गया। तो 2 चीज जो है यहाँ पे आप सीख चुके हैं अभी तक में। एक, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, साथ ही साथ इन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरा से बड़ा होगा और अंतर तीसरा से छोटा होता है। इसके अलावा आप क्या देखें, इसके अलावा देखिए कि त्रिभुज को भुजा के आधार पर 3 भागों में और कोण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, और एक ट्रायंगल हमारा यहाँ पे जो बना है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, वह समद्विबाहु और समकोण को मिला करके। अब हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं जनरल त्रिभुज के अंदर, ठीक है। अभी हम लोग बात जनरल त्रिभुज की कर रहे हैं, फिर बारी बारी से समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, हर एक त्रिभुज को हम लोग अलग अलग से पढ़ेंगे। अभी हम लोग जनरल फॉर्मूला देखने जा रहे हैं, क्योंकि कई बार आपके सामने क्वेश्चन आता होगा कि एक त्रिभुज का आधार इतना है, ऊंचाई इतना है, क्षेत्रफल बताइए। वहां पे यह नहीं लिखा जाता है कि यह समबाहु त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज है कि किस तरीके का त्रिभुज है। तो वैसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला देखने वाले हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें त्रिभुज की, तो त्रिभुज के तीनों भुजा को यहाँ पे ABC से दर्शाते हैं। जैसे यहाँ एक भुजा आप देख रहे हैं, इसको हम A मान लिए, इस वाले को B मान लिए, और यह भुजा हमारा C हो गया।
तो सबसे पहले देखिए हम परिमाप निकालना सीखते हैं। परिमाप क्या होता है सर? परिमाप होता है तीनों भुजाओं के लंबाई का योग, यानी a + b + c। बहुत ईजी सा बात है। यह 8 है, यह 10 है, 12 है, तीनों को जोड़ लीजिए, यही क्या होगा? परिमाप होगा। तो आगे से कभी भी परिमाप निकालना होगा, तीनों भुजाओं के लंबाई को आपको क्या करना है? जोड़ लेना है। अब आगे अगर बात सेमी पेरीमीटर की हो, अर्ध परिमाप की हो, तो अर्ध परिमाप क्या होता है? परिमाप का आधा। भाई परिमाप निकालने आपको आ रहा है, उसका आधा कर लीजिए, अर्ध परिमाप निकल जाएगा। अर्ध परिमाप आपके पास है, 2 गुना कर दीजिए, परिमाप निकल जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? अगर हम आपसे कहें कि एक त्रिभुज की भुजाएं 6 है, 8 है और 10 है, परिमाप बताइए क्या होगा? सबको जोड़ लीजिए, 6 8 14, 14 और 10 कितना? 24 आपका परिमाप हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग। तो 8 6 14 10 24। और अगर अर्ध परिमाप पूछा जाए तो इसी को आधा कर लीजिए, 24 का आधा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो परिमाप अर्ध परिमाप में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है जो किनारा देख रहे हैं ना, इसका लंबाई। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक जो किनारा का जो लंबाई होता है ना, यही क्या कहलाता है? यही आपका कहलाता है परिमाप। चारों ओर का जो लंबाई होता है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलेंगे परिमाप। अब परिमाप के द्वारा जितना भी भाग आप घेर चुके हैं, इस परिमाप के द्वारा जितना भी भाग घेरे हैं, वही क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो क्षेत्रफल निकालने के लिए 3 फॉर्मूला है आपके पास। एक तो है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, दूसरा है 1/2 गुने ए बी साइन थीटा, और तीसरा है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 3 फॉर्मूला है क्षेत्रफल निकालने का। तो हम लोग कब किसका उपयोग करेंगे? तो आइए बारी बारी से समझते हैं इस बात को। देखिएगा कि जो पहला फॉर्मूला है ना क्षेत्रफल का, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इसका उपयोग हम लोग तब करते हैं जब क्वेश्चन में आधार और ऊंचाई दे रखा हो। 1/2 गुने बेस गुने हाइट है ना, यही चीज को यहाँ पे लिखा गया है। तो इसका उपयोग आपको तब करना है जब क्वेश्चन में क्या पता हो? आधार और ऊंचाई पता हो। जैसे क्वेश्चन में यह बोला जाए कि भाई आधार जो है वो आपका 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपका 5 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बताइए। तो चूंकि आधार और ऊंचाई स्पष्ट किया है, तो क्षेत्रफल बराबर हम लिखेंगे 1/2 गुने जो आधार दिया है उसको आधार के स्थान पर, जो ऊंचाई दिया है उसको ऊंचाई के स्थान पर लिखेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन स्पष्ट होना चाहिए कि आधार इतना, ऊंचाई इतना। अगर कोई 2 भुजा दे रखा हो तो अपने मन से किसी एक को आधार और दूसरा को ऊंचाई आप नहीं मान सकते हैं। अगर क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है कि आधार इतना है, ऊंचाई इतना है, तभी आप उसको आधार और ऊंचाई मान सकते हैं। दूसरा चीज, जिस भुजा पे भी लंब डालेंगे। अब लंब कहाँ से डालते हैं? शीर्ष से। जैसे मान लीजिए कि यह वाला हमारा भुजा है, हम अगर इस पे लंब डालते हैं तो इस पे लंब हम कहाँ से डालेंगे? इसके सामने वाला शीर्ष से। तो यहाँ से लंब डालिए, लंब यानी बिल्कुल सामने, कितना डिग्री पे? 90 डिग्री पे। तो जिस भुजा पे लंब डाला जाएगा वह अपने आप क्या हो जाता है? वह अपने आप आपका आधार हो जाता है, बेस हो जाता है, ठीक है। और जो लंब डालते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग ऊंचाई बोल देते हैं। तो अगर क्वेश्चन में यह स्पष्ट नहीं है कि आधार कितना है, ऊंचाई कितना है, लेकिन यह बोला गया कि कोई एक भुजा है जिसके ऊपर लंब डाला गया है, तो जिस भुजा के ऊपर लंब डाला जाएगा वो आपका हो जाता है आधार, और जो लंब का लंबाई होगा वही क्या होगा? ऊंचाई। हम वहां से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं? चलिए, तो क्षेत्रफल निकालने का जो पहला फॉर्मूला है उसका उपयोग तब आपको करना है जब क्वेश्चन में आधार और ऊंचाई दोनों दे रखा हो। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जिस भुजा के ऊपर लंब डाला जाएगा वह क्या हो जाता है? आधार, और जो लंब का लंबाई होता है वही आपका ऊंचाई हो जाता है। आगे चल के कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पे हम लोग किसी एक भुजा पे लंब डालेंगे, तो जैसे ही लंब डाल दिए वो हमारा आधार हो गया। आगे बढ़िए। अब यह रेशियो क्या है? जैसे देखिएगा, रेशियो कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे 2 अलग अलग त्रिभुज लेते हैं और उसके क्षेत्रफल का रेशियो निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज का आधार हमारा b1 है, ठीक है, और ऊंचाई यहाँ पे हम ले लेते हैं h1। आधार क्या ले लिए? b1, और ऊंचाई हम h1 ले लिए। और एक दूसरा त्रिभुज है, उसका आधार हम ले लिए b2 और ऊंचाई यहाँ पे हम ले लिए h2। क्लियर? अब इस दोनों का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। आधार ऊंचाई पता है, आधार ऊंचाई पता है, इसका क्षेत्रफल बताइए क्या होगा? आप बोलोगे सर इसका क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार क्या है हमारे पास? b1 है, और ऊंचाई क्या है? h1 है। तो आधार गुने ऊंचाई करेंगे ना? हाँ सर करेंगे, यह इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल बताइए क्या होगा? आप बोलोगे सर 1/2 गुने इसका आधार है b2 और ऊंचाई क्या है? h2। तो आधार गुने ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल हो गया। अब दोनों का क्षेत्रफल हम निकाल लिए। जरा ध्यान से समझिएगा जो बात आपको हम समझाना चाह रहे हैं। एक त्रिभुज जिसका आधार b1 ऊंचाई h1 है, इसका क्षेत्रफल तो इतना हो जाएगा ना, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। एक दूसरा त्रिभुज जिसका आधार इतना है, ऊंचाई इतना है, उसका क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। अब इसका रेशियो निकालना है, तो निकाल लीजिए रेशियो।
क्या निकालना है? रेशियो। रेशियो का मतलब होता है अनुपात, का मतलब इसका बट्टा, बट्टा भी होता है। जैसे x अनुपात y का मतलब क्या होता है? x बट्टा वाई, यही तो होता है। और x बट्टा वाई का मतलब अगर यह दोनों वैल्यू आपस में कटने वाला होगा तो हम काटेंगे। तो उसी प्रकार से अनुपात के लेफ्ट और राइट में अगर वैल्यू कटने वाला होगा तो आप उसको काट लीजिए। तो देखिए 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, कट गया। अब इसमें क्या बचा हमारे पास? b1 इंटू h1, यानी आधार गुने ऊंचाई अनुपात। इसमें क्या बचा आपके पास? b2 गुने h2, यानी कि आधार गुने ऊंचाई। कहने का मतलब यह है कि जब दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का आप अनुपात निकालिएगा तो आपको जो है यहाँ पे समझना है, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जब अनुपात आप निकालिएगा तो आधार और ऊंचाई, पहले के आधार और ऊंचाई का गुना होगा और इधर दूसरे के आधार और ऊंचाई का गुना होगा। दरअसल क्या होगा? दोनों के आधार और ऊंचाई का ही गुना होगा, क्योंकि 1/2 इधर भी है इधर भी है, तो जो भी कांस्टेंट वाला पार्ट होगा वह तो कटेगा। यही बचता है ना केवल आधार और ऊंचाई का गुणनफल। आधार और ऊंचाई का गुणनफल कब? जब हम दो त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं। जैसे आइए इसको भी प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे कहे कि दो त्रिभुज के आधार में जो है ना, यहाँ पे 9:5 का अनुपात है, ठीक है। 9 अनुपात कितना का अनुपात? 5 का अनुपात। और ऊंचाई में जो है यहाँ पे 3:4 का अनुपात है, ठीक है। आप बताइए कि इसके क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा? इसका अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात। अब जरा ध्यान से समझिएगा, दो त्रिभुज के आधार का देखिए 9:5 का अनुपात, यानी पहले त्रिभुज का आधार 9 है और दूसरा का आधार 5 है। उसी प्रकार से पहला का ऊंचाई 3 है, दूसरा का ऊंचाई यहाँ पे 4 है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो सिर्फ आपको आधार गुणे ऊंचाई करना है। पहला का आधार 9, पहला का ऊंचाई 3, तो 9 तिया 27, पहला का क्षेत्रफल हो गया 27। अनुपात है तो अनुपात। दूसरा का देख लीजिए, दूसरे त्रिभुज का आधार 5 है और ऊंचाई 4 है, तो आधार गुणे ऊंचाई 5 चौके 20, यही क्या हो गया? यही इसके क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। आप बोलोगे सर यह कैसे निकाल दिए? आपको लिखना ऐसे चाहिए था। कैसे चाहिए था? लिखना चाहिए था 1/2 गुणे पहला त्रिभुज का आधार कितना 9 और पहले त्रिभुज का ऊंचाई कितना 3, तो पहला का क्षेत्रफल इतना। दूसरे त्रिभुज का आधार कितना, तो दूसरे त्रिभुज का आधार 5 और ऊंचाई कितना 4, तो दूसरा का क्षेत्रफल इतना। ऐसे लिखना चाहिए था। ठीक है भाई, ऐसे लिखेंगे तो इससे तो यह कटेगा ही ना। अनुपात में जो वैल्यू सामने सामने होता है, जो कटता है उसको तो काटेंगे ना, तो इससे यह कटेगा। क्या बचा? 9 गुणे 3, यानी सिर्फ आधार और ऊंचाई का गुणनफल। तो इसी बात को तो हम आपको कह रहे हैं कि इसको अब डायरेक्ट करिए आप। तो 9 गुना 3, पहला का आधार 9, ऊंचाई 3, 9 तिया 27, ठीक है। दूसरा का आधार 5, ऊंचाई 4, 5 चौके 20। क्लियर हो गया। तो आगे से जब भी दो त्रिभुज के आधार और ऊंचाई का अनुपात देगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, तो सिर्फ आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई आप कर लीजिएगा। अब अगर मान लीजिए कि क्षेत्रफल का ही ए फॉर एरिया होता है, क्षेत्रफल का ही रेशियो दे दिया, कितना दे दिया? 27:20, और क्षेत्रफल का रेशियो दे करके यहाँ पे ऊंचाई का अनुपात दे दिया। ऊंचाई का अनुपात देख लीजिए कितना है? 3:4 है ना, तो ऊंचाई का अनुपात दे दिया। और आपसे यह पूछे कि भाई आप ना हमें आधार का अनुपात बता दो। देख लीजिए क्वेश्चन इस बार थोड़ा उल्टा हो गया। अब से पहले क्या देखे थे आप? अब से पहले आप देखे थे यहाँ पे कि आधार ऊंचाई का अनुपात देकर के क्षेत्रफल पूछा था तो गुना कर लिए थे। इस बार क्षेत्रफल का, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और ऊंचाई का अनुपात दिया है, आधार का अनुपात पूछा है। तो हमें एक चीज पता है कि क्षेत्रफल में क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार गुणे ऊंचाई में ऊंचाई से भाग कर लेंगे, केवल आधार बचेगा। जब यह आधार गुणे ऊंचाई है, क्षेत्रफल मतलब क्या? आधार गुणे ऊंचाई। 9 गुणे 3 आधार गुणे ऊंचाई है ना, तो आधार गुणे ऊंचाई में अगर हम ऊंचाई से भाग कर ले, आधार गुणे ऊंचाई में ऊंचाई से भाग कर लेंगे, आधार निकल जाएगा। उसी तरह से आधार गुणे ऊंचाई में हम ऊंचाई से भाग कर लेंगे, आधार निकल जाएगा। तो 20/5 क्या होगा? 4। देख लीजिए इसके आधार का यह अनुपात हो गया। कहने का मतलब कि अगर क्षेत्रफल दे, ऊंचाई का अनुपात दे, आधार का अनुपात पूछे, तो क्षेत्रफल में ऊंचाई से भाग करेंगे, आधार का अनुपात निकल जाएगा। और क्षेत्रफल में आधार के अनुपात से भाग करेंगे तो ऊंचाई का अनुपात निकल जाएगा। यही आपका रेशियो का खेल है, जिससे संबंधित क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे खूब पूछा जाता है। तो अगर दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, यानी आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई करेंगे। क्षेत्रफल का अनुपात दे और आधार या ऊंचाई का अनुपात दे, तो क्षेत्रफल में आधार से भाग करेंगे ऊंचाई, क्षेत्रफल में ऊंचाई से भाग करेंगे, क्या निकल जाएगा? आधार निकल जाएगा। चलिए यह कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। अब आइए ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। बोला है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 82 सेंटीमीटर है। भाई यहाँ पे आपके पास देख लीजिए क्या है? आधार है, बेस है आपके पास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 82 सेंटीमीटर। तो आधार ऊंचाई दिया है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे? देखो हम लोग क्षेत्रफल को डेल्टा से दर्शाते हैं। हम यहाँ यूज करेंगे 1/2 गुने आधार कितना है हमारा? 7 सेंटीमीटर, और गुने ऊंचाई कितना है सर? ऊंचाई है यहाँ पे 82 सेंटीमीटर।
हम इस फॉर्मूला का उपयोग क्यों किए, क्योंकि इस क्वेश्चन में आधार और ऊंचाई स्पष्ट रूप से दे रखा है। तो जब आधार और ऊंचाई पता हो तो यही फॉर्मूला, 2 से काटिए, 82 को कितना बार में कटेगा, 41 बार में। 41 सत्ते 7, 7 चौके 28, 287 और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल में हमेशा क्या होता है, क्षेत्रफल में हमेशा जो है यूनिट का गुना हो जाता है, इसलिए यूनिट का स्क्वायर लिखते हैं। अगर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर लिख लेंगे, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर रखेंगे, क्योंकि हमेशा यूनिट का भी क्या हो जाता है, क्षेत्रफल में गुना हो जाता है। तो यह हो गया आपका क्षेत्रफल। इस फॉर्मूला से क्षेत्रफल क्यों निकालें, क्योंकि क्वेश्चन में आधार और ऊंचाई दोनों दे रखा था। अब आइए इस क्वेश्चन में, दो त्रिभुज के आधार में 4:5 का अनुपात। देखिए आधार का अनुपात दे रखा है, आधार में क्या अनुपात है, 4:5 का अनुपात है। दो त्रिभुज के आधार में 4:5 का अनुपात, और क्षेत्रफल में 8:15 का, और क्षेत्रफल में जो है एरिया में रेशियो कितना का है, 8:15 का। जरा ध्यान से समझिएगा, यह जो रेशियो है यह क्षेत्रफल का है और यह आधार का है। और हम लोगों से निश्चित रूप से यहाँ पे पूछा होगा ऊंचाई का अनुपात। भाई ऊंचाई का अनुपात निकालना है, किसका अनुपात, ऊंचाई का अनुपात चाहिए। कैसे निकालेंगे ऊंचाई का अनुपात, देखिए क्षेत्रफल में भाग करेंगे आधार से, क्षेत्रफल में भाग करेंगे आधार से, तो 8/4 ऊंचाई का अनुपात निकल जाएगा। यहाँ देख लीजिए क्षेत्रफल है, इसमें भाग करेंगे आधार से, 15/5 ऊंचाई का अनुपात निकल गया। आप पीछे समझ रहे थे ना इस बात को, इसमें इससे भाग मत करिएगा, क्षेत्रफल में आधार से भाग करिएगा ऊंचाई, क्षेत्रफल में आधार से भाग करिएगा, क्या निकल जाएगा आपका, ऊंचाई। तो आंसर हो जाएगा 2:3, विकल्प ए इस क्वेश्चन का सही आंसर। पीछे बहुत डिटेल में चीजों को सीखे हैं और आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने हैं। अभी तो हर टाइप का एक एक एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। तो एक फॉर्मूला आप देख लिए, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इस फॉर्मूला का उपयोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए कब करना है, जब क्वेश्चन में आधार और ऊंचाई स्पष्ट रूप से मालूम रहे। अगला देख लीजिए फॉर्मूला क्या है। अगला फॉर्मूला है क्षेत्रफल निकालने का, 1/2 गुने ए बी साइन थीटा। अब इसका उपयोग कब करना है, जब किसी त्रिभुज का कोई दो भुजा पता हो। जैसे यहाँ देखिए 3 भुजा में से 2 भुजा पता है, यह भुजा ए यह भुजा बी, और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण अगर पता है, मान लीजिए कि यहाँ पे हम कह दे कि इस कोण का माप है 30 डिग्री, ठीक है, या इस कोण का माप हम आपको बता दें यहाँ पे कितना मान लेते हैं, इस कोण का माप हम थीटा मान लेते हैं। अब बताइए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, दो भुजा और बीच का कोण। अब दो भुजा दे तो इसमें से एक को आधार दूसरा को ऊंचाई मत मान लीजिएगा, जब तक स्पष्ट रूप से आधार ऊंचाई नहीं बोले आपको नहीं मानना है। दो भुजा बीच का कोण दे रखा है, आप फॉर्मूला फटाफट से लगा दीजिए, 1/2 गुने ए बी साइन थीटा। ए यानी पहला भुजा, बी यानी दूसरा भुजा, और साइन थीटा यानी थीटा का जो भी वैल्यू, अगर 30 डिग्री तो साइन 30 लिखेंगे, साइन 30 का मान आपको पता है 1/2। अगर 45 डिग्री तो साइन 45 लिखेंगे, अगर 60 डिग्री तो साइन 60 रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर इसका माप आपका 10 है और इसका माप दे दिया 12 और इसके बीच का कोण आपका दे दिया 30 डिग्री, क्या इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम क्या लिखेंगे क्षेत्रफल के लिए, 1/2 गुने ए यानी पहला भुजा 10 गुने बी दूसरा भुजा कितना 12 और गुना साइन 30 डिग्री, क्या लिखेंगे हम, साइन 30 डिग्री, साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री। अब 1/2 गुने यहाँ पे है 10 गुने यहाँ पे है 12 और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। काटिए, 2 दूना 4 से काटेंगे 12 को कितना बार में, 3 बार में, 10 गुना 3 कितना हो गया, 30 हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि इसका उपयोग आपको कब करना है, इस फॉर्मूला का, जब त्रिभुज का दो भुजा और उसके बीच का कोण पता हो। आप फटाफट से इस फॉर्मूला को लगा लीजिएगा, क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो दो भुजा और उसके साथ इसके बीच का कोण अगर पता हो तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 1/2 गुने ए बी साइन थीटा। 1/2 गुने क्या यूज करेंगे, ए बी साइन थीटा। आगे बढ़िए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, आइए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसी का एग्जाम्पल है। बोला है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाओं की लंबाई 4 और 5 है और उनके बीच का कोण 45 डिग्री। देखिए दो भुजा दे रखा है, त्रिभुज का क्या है यहाँ पे, दो भुजा दे रखा है, एक 4 और दूसरा 5, और उसके बीच का कोण दे रखा है 45 डिग्री। भाई क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला चलेगा इस बार, सर इस बार फॉर्मूला चलेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुने ए बी साइन थीटा। 1/2 गुने ए बी साइन थीटा, क्योंकि दो भुजा और बीच का कोण पता है। लगाइए, 1/2 गुने ए के जगह पहला भुजा 4 सेंटीमीटर, बी के जगह दूसरा भुजा कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, और गुना साइन थीटा, थीटा का मान 45 डिग्री है तो क्या लिखेंगे हम, साइन 45 डिग्री। क्लियर। आइए सोल्व करते हैं, 2 से काटेंगे 4 को कितना बार में, 2 बार में। यहाँ पे देख लीजिए 5 दूना 10 हो जाएगा, गुना साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो 10/√2 इसका मान हो जाएगा 5√2। कितना होगा, 5√2।
आंसर देख लीजिए कौन से ऑप्शन में, विकल्प डी में 5√2। अब बोलोगे सर यह कैसे आ गया, 10 में आप √2 से भाग की 5√2 कैसे आया? हम आपको घातांक और करनी में पहले बता चुके हैं। देखिए 10 के लिए तो 10 रखेंगे, और 10 के लिए हम लिख सकते हैं 5 गुना √2 गुना √2। देखिए 10 हो जाएगा, √2 में √2 से गुना करेंगे 2, 2 पंचे 10, यह 10 का मान है। और इसमें √2 से भाग करना है, भाग करिए, √2 से √2 कैंसिल, क्या बचा 5√2, इसलिए लिखे हम लोग 5√2 सेंटीमीटर। तो इस वाले फॉर्मूला का उपयोग आपको तब करना है जब दो भुजा और उसके बीच का कोण आपको पता हो। आगे चलिए, अब चलते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए जो तीसरा फॉर्मूला हमारे पास है उस पर। क्या है? क्षेत्रफल बराबर √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, ए प्लस बी प्लस सी परिमाप, और ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 अर्ध परिमाप। मान लीजिए कि इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप आपका इसका ए है, दूसरा का बी है और तीसरा का सी है। ठीक है, तीनों भुजा का माप क्वेश्चन में दे रखा हो। जब तीनों भुजा का माप दे रखा हो तो हम लोग यहाँ पे जो है क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला यही लगाएंगे, √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। कब इसका उपयोग करेंगे? जब तीनों साइड पता हो। जैसे देखिए यहाँ पे इसको हीरोज फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है। एक त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई 5, 7 और 10 सेंटीमीटर, सब पूछा गया और नया नया क्वेश्चन है। 5, 7 और 10 सेंटीमीटर, 5 है, 7 है और 10 है। एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप दे रखा है। अब यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? क्या हम 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि आधार ऊंचाई स्पष्ट नहीं है। ए बी साइन थीटा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। दो भुजा बीच का कोण पता होता तब लगाते। हम यहाँ क्या लगाएंगे? तीनों भुजा का माप पता हो तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो सबसे पहले एस निकालिए। एस क्या होता है? परिमाप का आधा। तो परिमाप निकालिए ना, 5, 7, 12, 12, 10, 22 का आधा कितना हो जाएगा? 11। भाई क्या दिक्कत है परिमाप निकालने में? 5 + 7 + 10 बट्टा 2, 5, 7, 12, 10, 22, 22 बट्टा 2 11। परिमाप होगा 22, परिमाप नहीं चाहिए हमें, एस चाहिए, तो एस 11। अब क्षेत्रफल के लिए बोलिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? तो अभी जस्ट देखे है ना, √S। तो सबसे पहले आप लिखिए एस मतलब कि 11। एक बार तो एस लिख दिए। अब एस माइनस ए, तो 11 में से 5 माइनस करेंगे 6, एस माइनस बी तो 11 में से 7 माइनस करेंगे 4, और एस माइनस सी 11 में से 10 माइनस करेंगे 1। कहने का मतलब है कि एक बार तो आपको एस लिखना है और फिर एस में से तीनों भुजाओं को घटा लेना है। एस में से पहला भुजा को घटाएंगे 6, एस में से दूसरा को घटाएंगे 4, एस में से तीसरा को घटाएंगे 1। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे इसमें से किसका वर्गमूल निकल सकता है? 4 गुने 1 4, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, बाकी रूट के भीतर रह जाएगा 11 गुने 6 यानी कि 66। तो 2√66 सेंटीमीटर के रूप में दिया है, तो वर्ग सेंटीमीटर यही आपका इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्लियर हो रहा है कि कब किस फॉर्मूला का उपयोग आपको करना है। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस वाले फॉर्मूला का उपयोग आपको कब करना है? इसका जब त्रिभुज का तीनों साइड पता हो। और अच्छी बात इस फॉर्मूला के साथ यह है कि इसके मदद से हर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जहां पे तीनों साइड पता हो। समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल आप निकाल के देखिएगा, वहां पे ए बी सी का वैल्यू इक्वल होगा, कोई बात नहीं है, आप निकाल के देखिएगा। समबाहु त्रिभुज वाले फॉर्मूला से भी वही रिजल्ट आएगा जो इस फॉर्मूला से। समद्विबाहु त्रिभुज, अब समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा? दो भुजा बराबर, इस तरीके से हो सकता है 6, 6 और 9, मान लीजिए ऐसे आ गया। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आ गया तो इसका भी क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए ए का मान, बी का मान, सी का मान, ए बी सी का मान पुट करेंगे, हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। कहने का मतलब समकोण त्रिभुज, वहां पे तीनों भुजा पता होता है, उसका भी क्षेत्रफल हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। यानी यह जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम समद्विबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, समकोण का भी, जहां भी तीनों साइड पता हो उन सभी जगह पर हम इस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं, है ना। हालांकि समबाहु का क्षेत्रफल निकालना उसका जो फॉर्मूला है उससे ज़्यादा आसान है, लेकिन हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि इसका भी उपयोग करके वहाँ भी क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो अभी आप क्षेत्रफल निकालना सीख रहे थे। अब चलिए कुछ और बात देखते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं इन सर्किल। अब यह इन सर्कल क्या है समझिएगा। अगर किसी त्रिभुज के भीतर में सर्किल आ जाए तो यही क्या कहलाता है? यह कहलाता है इन सर्किल, यानी कि अंतःवृत्त। और जहां भी वृत्त होगा वहां पे बात इसके त्रिज्या की होगी। जैसे यह वृत्त हो गया, अब केंद्र बिंदु से इसके परिधि को मिला देंगे, यही क्या कहलाता है? इसका त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्या, यानी कि रेडियस इसको बोलते हैं। तो अगर कोई वृत्त त्रिभुज के भीतर है तो यह कहलाएगा अंतःवृत्त, और अंतःवृत्त की त्रिज्या को, केंद्र बिंदु से इसके परिधि को हम मिला देते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गया, इसको स्मॉल r से डिनोट कर लेंगे। अगर इसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे?
क्वेश्चन में अगर केवल इसका डाटा दे रखा हो त्रिभुज का यह भुजा ए है, यह भुजा बी है और यह सी है, त्रिभुज का डाटा पता हो, सर्किल का कोई डाटा हमारे पास नहीं है, सिर्फ त्रिभुज का डाटा है, ये त्रिभुज के तीनों भुजा का माप इतना है या त्रिभुज का परिमाप इतना है, सिर्फ त्रिभुज का डाटा है, और उससे बोला जाए कि इसके भीतर बने वृत्त की त्रिज्या बताइए, तो कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं हम। यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे डेल्टा बाई एस। डेल्टा कहने का मतलब होता है त्रिभुज का, डेल्टा से क्या दर्शाते हैं हम लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होगा ये आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। डेल्टा से हम लोग क्या दर्शाते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल को दर्शाते हैं। और एस से क्या दर्शाते हैं, एस से दर्शाते हैं अर्ध परिमाप। भाई किसका अर्ध परिमाप, त्रिभुज का ना। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में, यहाँ पे क्या समझे आप, त्रिभुज के क्षेत्रफल में अगर उसी त्रिभुज के अर्ध परिमाप से भाग कर दिया जाए तो उस त्रिभुज के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या आपका निकल जाएगा। रिपीट करें, ध्यान से समझिएगा। यदि किसी त्रिभुज के, क्या बोला है, क्षेत्रफल में, कोई भी त्रिभुज हो उसके क्षेत्रफल में, एरिया में, अगर उसके अंतःवृत्त के त्रिज्या से भाग कर दीजिएगा ना, अंतःवृत्त के त्रिज्या से भाग कर दी, सॉरी, त्रिभुज के क्षेत्रफल में अगर अर्ध परिमाप से यानी उसके परिमाप के आधे से भाग कर दीजिएगा तो इस त्रिभुज के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या आपका निकल जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोला एक त्रिभुज का अंतः त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल। अच्छा चलिए देखिए, यहाँ पे दिया नहीं, आगे हम लोग निकाल लेंगे, टेंशन मत लीजिए। यहाँ समझ पा रहे हैं आप कि त्रिभुज के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालना है। हम सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसका अर्ध परिमाप निकालेंगे, क्षेत्रफल में हम अर्ध परिमाप से भाग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। आप बताइए कि त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या देखें अभी आप, सर हम लोग देखें डेल्टा बाई एस। डेल्टा का मतलब कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका मतलब अर्ध परिमाप। अब बोला है एक त्रिभुज का अंतः त्रिज्या 7 है, यानी आर का वैल्यू यहाँ दे रखा है 7। ठीक है भाई, आगे बढ़िए। और इसका क्षेत्रफल 343, क्षेत्रफल के जगह क्या है वैल्यू 343 दे रखा है। हमें क्या बताना है, त्रिभुज का परिमाप बताना है। तो एस तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एस का वैल्यू निकालिए। ऊपर से ऊपर वाला कटेगा ना, 7 से काटिएगा, 7 का क्यूब होता है 343, तो 49 बार में कटेगा। तो एस का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एस का वैल्यू 49 हो जाएगा। तो जब एस का वैल्यू 49 हो गया तो परिमाप क्या होगा, परिमाप इसका दोगुना हो जाएगा ना, ये तो आधा है ना परिमाप का, तो परिमाप इसका दोगुना हो जाएगा। तो 49 का डबल कितना, 98। तो आंसर हमारा जो होगा यहाँ पे विकल्प ए हो जाएगा। देखिए यह फॉर्मूला क्या था, त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का। अब क्वेश्चन में अंतःवृत्त की त्रिज्या दे दिया, वह त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया, उस त्रिभुज का आपसे क्या पूछा है, त्रिभुज के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या दे दिया, इसका क्षेत्रफल दे दिया, अर्ध परिमाप परिमाप पूछा। तो अर्ध परिमाप तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 3 वेरिएबल है हमारे पास, 2 का मान पता है, तीसरा निकाल सकते हैं। तीसरा निकाले 49 आया अर्ध परिमाप को डबल किए, क्षेत्रफल आपका आ गया। आगे बढ़िए। बोला एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 है, इसके भुजाओं की लंबाई का योग 60 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप देखिएगा यहाँ पे त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का क्या फॉर्मूला है सर, डेल्टा बाई एस। क्या है, डेल्टा बाई एस। अब यहाँ पे है अंतःवृत्त की त्रिज्या 8, तो आर का वैल्यू 8 बराबर क्षेत्रफल निकालना है, मतलब डेल्टा का मान हमें चाहिए। साथ ही साथ क्या बोला, इसके भुजाओं के लंबाई का योग 60, भुजाओं के लंबाई का योग 60 यानी कि परिमाप 60 है, तो अर्ध परिमाप 30 होगा ना। कि क्या बोला है, भुजाओं के लंबाई का योग 60, तो भुजाओं के लंबाई का योग 60 है, यानी परिमाप क्या होगा, 60 का आधा। ठीक है, 60 का आधा यानी कि 30 होगा ना। क्वेश्चन के भाषा से पकड़िएगा, भुजाओं के लंबाई का योग 60, तो भुजाओं के लंबाई का योग क्या होता है, परिमाप। तो परिमाप 60 है, यानी अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, 30। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है डेल्टा बाई एस। डेल्टा यहाँ पे देखिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या 8, डेल्टा एस का मान 30, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 तेरी 24, 240। यह वैल्यू किसका हो गया, डेल्टा का। डेल्टा यानी कि इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसका बात यहाँ पे किया गया है, तो विकल्प बी आपका आंसर होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा, अगर दिक्कत हो तो पॉज करिए वीडियो को, आराम से कॉन्सेप्ट समझिए, फिर आगे बढ़िए। अभी आप क्या देख रहे थे, अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी पीछे जो क्वेश्चन आप देखे थे उसमें क्या था कि त्रिभुज के भीतर में वृत्त आपका बन रहा था, त्रिभुज के भीतर में। अब हम लोग देखेंगे परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, इसको सरकम सर्कल बोलते हैं, परिवृत्त की त्रिज्या, यानी त्रिभुज के बाहर में अगर वृत्त हो और डाटा हमें किसका पता हो, सिर्फ त्रिभुज का, यानी त्रिभुज का भुजाओं का माप पता हो, इसका क्षेत्रफल पता हो, इसका परिमाप पता हो, और इससे त्रिभुज के बाहर बने वृत्त की त्रिज्या, जैसे देख लीजिए केंद्र बिंदु से परिधि या त्रिभुज के बाहर बने वृत्त की त्रिज्या, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर दे रहे हैं। तो यह अगर पूछा जाए तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ABC/4 गुने डेल्टा।
अब एबीसी क्या होता है? त्रिभुज के तीनों भुजाओं के गुणनफल में उसके क्षेत्रफल के 4 गुना। देखिए एबीसी यानी तीनों भुजाओं का गुणनफल, 4 गुने डेल्टा यानी कि क्षेत्रफल का 4 गुना। तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं के गुणनफल में क्षेत्रफल के 4 गुने से भाग करने पर परिवृत्त की त्रिज्या निकल जाता है। जब कभी क्वेश्चन में त्रिभुज के बाहर बने वृत्त का त्रिज्या आपसे पूछा जाए, परिवृत्त की त्रिज्या पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज के तीनों भुजाओं का गुणनफल ऊपर रखेंगे और नीचे में उसके क्षेत्रफल का 4 गुना रखेंगे। दोनों को कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 12, 15, 21 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या बताइए। इस डाटा से हम अंतःवृत्त की भी त्रिज्या निकाल सकते हैं। अब बताइए कि त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है? सर परिवृत्त की त्रिज्या होता है ABC बट्टा 4 गुने डेल्टा। यही तो आप देखे हैं, ABC बट्टा 4 गुने डेल्टा परिवृत्त की त्रिज्या। अब यहाँ देख लीजिए 3 भुजा का माप दे रखा है, ठीक है। 3 भुजा का माप कितना है? एक भुजा तो आपका है 12, दूसरा 15, तीसरा 21, तो 12 गुने 15 गुने 21, तीनों भुजा का माप इस क्वेश्चन में आपका दे दिया। तीनों भुजा का माप यहाँ पे लिख लिए 12, 15, 21, और नीचे में क्या होगा? 4 गुने डेल्टा। तो 4 गुने डेल्टा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो आइए क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? जब तीनों साइड पता हो तो क्षेत्रफल निकालने के लिए रूट अंडर एस। तो भाई एस का वैल्यू बताओ क्या होगा? 12, 15, 27, 27 और 21 48, 48 बट्टा 2 यानी कि 24। तो एस का मान हो जाएगा 24। भाई एस निकालने में क्या दिक्कत है? तीनों भुजा पता हो, तो जब तीनों भुजा पता हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस क्या होगा? परिमाप का आधा। तो परिमाप 21, 15 कितना? 21, 15 हो जाएगा 36, 36, 12, 48, 48 का आधा यानी 24। तो एस का वैल्यू 24। अब एस माइनस ए, तो 24 में से 12 माइनस करिए 12। एस माइनस बी, तो 24 में से 15 माइनस करिए 9, और एस माइनस सी 24 में से 21 माइनस करिए, कितना होगा? 3। देखिए कैलकुलेट करिए। यहाँ देखिए इसमें भी 12 है, यहाँ भी 12 है, तो 2 12 में से 1 12 बाहर निकल जाएगा। आगे देख लीजिए 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3, तो 9 बाहर निकल जाएगा। देखिए 2 12 में से इसमें से 1 12 लेंगे, इसमें से 1 12 लेंगे, 2 12 में से 1 12 बाहर, 9 का वर्गमूल 3। अब यहाँ 2 और यह 3, 2 गुने 3 यानी कि 6 बच गया है आपका रूट के भीतर। तो 12 या 36, 36 रूट 6 यह आपका हो गया क्षेत्रफल का मान। तो क्षेत्रफल का जो मान आया है उसको यहाँ पे रख दीजिए, 36 रूट कितना? 36 रूट 6। क्लियर? अब आप इसको सोल्व करिए। क्या होता है? ABC बट्टा 4 गुने डेल्टा। तो ABC यानी तीनों भुजाओं का गुणनफल, और नीचे में 4 गुने डेल्टा यानी 4 गुने उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। सोल्व करिए। देखिए काटे, 12 से काटेंगे तो 12 या 36 कट जाएगा, और 3 से काटेंगे 3 7 21। ऊपर में कितना हो गया? 15 गुने 7 यानी 105, और नीचे में आपका 4 गुना रूट 6 यानी कि 4 रूट 6। क्या ऑप्शन में 105 बट्टा 4 रूट 6 है? 105 बट्टा 4 रूट 6 नहीं है ना, नीचे में नहीं है रूट 6 वाला। तो अब हमें इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, जो ऑप्शन हम लाए हैं ना, वो जो आंसर हम लाए हैं वो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन कुछ और तरीके से, इसमें रूट 6 ऊपर है, तो इसका हम परिमेयकरण कर देंगे। क्या करेंगे? हम ऊपर नीचे रूट 6 से गुना कर देंगे। यह ऑप्शन के हिसाब से हमें करना पड़ा, रूट 6 से ऊपर नीचे गुना। हालांकि ऐसा करने पर मान में कोई अंतर नहीं आएगा। जब ऊपर भी रूट 6 से गुना किए, नीचे भी रूट 6 से गुना किए, तो अल्टीमेटली गुना आप 1 से कर रहे हैं ना, इससे तो यह वैल्यू कटेगा ही। अब ऊपर में 105 में रूट 6 से गुना करिएगा तो 105 रूट 6 हो जाएगा, और नीचे में देखिए क्या वैल्यू आएगा? नीचे में रूट 6 गुना रूट 6 6 हो जाएगा, 6 चौके 24 यानी 105 रूट 6 बट्टा 24। इसमें इससे गुना करिएगा, रूट 6 गुना रूट 6 6 हो जाएगा, और 6 चौके 24, तो 105 रूट 6 नीचे में 24, विकल्प ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, हर एक चीज निकालना आप यहाँ पे सीख चुके हैं, ठीक है। यही वह फॉर्मूला है जो अभी आपको बताया गया है। एक बार अच्छे से इन सभी फॉर्मूला को आप देख लीजिए। परिमाप a प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाओं का योग, अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। क्षेत्रफल का पहला फॉर्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, दूसरा ए बी साइन थीटा, तीसरा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसका प्रयोग कब करेंगे? जब आधार ऊंचाई पता हो। इसका प्रयोग कब करेंगे? जब दो भुजा उसके बीच का कोण पता हो। इसका उपयोग कब करेंगे? इसका उपयोग क्षेत्रफल निकालने के लिए तब करना है जब तीनों साइड पता हो। अंतःवृत्त की त्रिज्या डेल्टा बाई एस, परिवृत्त की त्रिज्या ABC बट्टा 4 गुने डेल्टा। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो है वह त्रिभुज का काम खत्म कर लिए हैं।
अब बारी बारी से एक एक त्रिभुज को अलग अलग पढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल से, यानी कि समकोण त्रिभुज से। सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे है राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का विशेष नाम है। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे 90 डिग्री, जहाँ पे दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा वही 90 डिग्री, और इस तरीके से 90 डिग्री को दर्शाते हैं, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। कर्ण को हम लोग किससे दर्शाएंगे? एच से। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम ले लेते हैं थीटा, ठीक है, तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो कहलाता है लंब। इसके ऊपर विशेष रूप से चर्चा हम लोग करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है। जहाँ थीटा होता है उसके सामने वाला लंब होता है। फिलहाल जब भी इस तरह का फिगर बने तो इसको लंब, इसको आधार, इसको कर्ण हम लोग मान के चलते हैं मेंसुरेशन के अंदर। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब हम लोग चलेंगे तो वहाँ पूरा पूरा स्पष्ट करना होता है, जहाँ थीटा लेंगे उसके सामने वाला ही लंब होता है। चल आप भी इसको मान के चलिए। अब यह लंब हो गया, लंब को पीछे डिनोट करेंगे कर्ण को एच से। तीसरा साइड जो बचेगा वह कहलाता है आधार। आधार को हम किससे डिनोट करेंगे? बी से डिनोट करेंगे। तो समकोण त्रिभुज एकमात्र ऐसा त्रिभुज है जिसके तीनों भुजाओं का तीन स्पेशल नाम है, लंब, आधार, कर्ण। लंब, आधार, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब, और जो तीसरा साइड आपका बचा आधार। साथ ही साथ इसके तीनों भुजा में एक संबंध भी है। संबंध क्या है कि जो लंब का स्क्वायर है, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या आ जाता है? कर्ण का स्क्वायर आता है। इसी को हम लोग पाइथागोरियन फॉर्मूला बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। पाइथागोरस ने सबसे पहले इस चीज को प्रमाणित किया था कि समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर होता है। यह इन तीनों भुजाओं का एक रिलेशन है। इस रिलेशन से फायदा क्या मिलता है कि अगर कोई दो भुजा पता हो, जैसे लंब, आधार, कर्ण में से कोई दो पता हो, तो तीसरा हम लोग इसके मदद से निकाल लेते हैं, ठीक है। तीसरा हम लोग क्या करते हैं? इसके मदद से निकाल लेते हैं। जैसे देखिए, इसको निकालने का हम आगे भी और भी तरीका बताएंगे, लेकिन फिलहाल यही। जैसे लंब यहाँ पे 5 है, आधार कितना है? 12 है, कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण पूछा गया है, तो फॉर्मूला हम क्या लगा लेंगे यहाँ पे? पी स्क्वायर, संबंध तो इसमें यही होता है, प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो आप बताइए पी स्क्वायर, तो पी की जगह 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, प्लस बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 बराबर क्या होगा? एच स्क्वायर। स्क्वायर हटा देंगे, इधर का रूट हो जाएगा, हो जाएगा। बाद में करिएगा, 25 से 144 कितना होगा? 169। 169 वैल्यू एच स्क्वायर का, स्क्वायर हटाएंगे इसका रूट हो जाएगा। 169 का वर्गमूल कितना हो गया? 13, यानी तीसरा भुजा आपका आ गया 13। तीसरा साइड कितना आ गया? 13 आ गया। यह किससे निकाले हम लोग? पाइथागोरियन जो फॉर्मूला है उसको लगा करके। आगे चल के हम आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ाएंगे, जहाँ पे डाटा को देख करके डायरेक्ट आप बता दीजिएगा कि लंब इतना है, आधार इतना है, तो कर्ण कितना होगा, कर्ण इतना है, लंब इतना है, तो आधार कितना होगा। और ट्रिपलेट की मदद से डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखिए, लंब आधार पता हो, कर्ण कैसे निकाल? लंब आधार कर्ण में से कोई दो देकर के तीसरा पूछेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, लंब कितना है नहीं मालूम, तो उसको अपने जगह पे छोड़ दिए। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आधार कितना है? 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 बराबर एच स्क्वायर, कर्ण कितना है? 25, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। देखिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब यहाँ से पी स्क्वायर का वैल्यू बताइए क्या होगा? 576 जाके 625 में से घटेगा, 49 हो जाएगा। तो पी का मान बताइए, जब पी स्क्वायर का वैल्यू 49 है तो पी का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पी का मान निकाल लिए, कितना निकाल लिए? 7 निकाल लिए। अब एक चीज समझिएगा, इसका एक और शॉर्टकट तरीका बताते हैं। जब बड़ी भुजा पता हो, क्या पता हो? बड़ी भुजा पता हो। अब बड़ी भुजा के साथ एक छोटी भुजा तो आपको देगा ही। तो जब बड़ी भुजा पता हो ना और छोटी भुजा निकालना हो, तो छोटी भुजा निकालने का देखिए डायरेक्ट ट्रिक क्या है कि एक बार इस दोनों को जोड़ लीजिए, तो 25 और 24 कितना होगा? 49, और गुना एक बार इस दोनों को घटा लीजिए, तो 25 में से 24 घटाइए कितना होगा? 1, और इसका वर्गमूल कर लीजिए। 49 से कम 49, 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 7, डायरेक्ट निकल गया। छोटी भुजा निकालने का यह आपका ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ देख लीजिए, बड़ी भुजा पता है ना, छोटी भुजा निकालना है। छोटी कहने का मतलब सबसे छोटी नहीं, अगर कर्ण पता हो और लंब और आधार में से कुछ भी पूछे तो यह लगा सकते हैं। देखिए, छोटी निकालना है ना, तो एक बार जोड़िए दोनों को, 40 में 41 जोड़ेंगे कितना होगा? 81, गुना एक बार इस दोनों को घटाइए कितना होगा? 1, इसका वर्गमूल कर लीजिए। 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 9, यानी तीसरा जो साइड इसमें दिख रहा है वो आपका 9। ध्यान रखिए, जब कर्ण आपको पता हो तब इसका उपयोग कर सकते हैं। क्या करेंगे? एक बार इस दोनों को जोड़ेंगे, 81 गुना एक बार इस दोनों का अंतर करेंगे और इसका वर्गमूल करेंगे, तीसरा साइड आपका निकल जाता है, ठीक है। आप यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लगा करके क्या निकाल सकते थे? तीसरा साइड आप निकाल सकते थे, ठीक है।
तो हमने आपको सिर्फ इतना बताया है कि समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होता है, लंब, आधार और कर्ण में एक संबंध होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। आगे देखिए, अब अगर हम बात करें इसके परिमाप की, तो परिमाप इसका क्या हो जाएगा, देखिएगा परिमाप यहाँ पे आपका जो होगा ना, वह a प्लस बी प्लस सी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इसके भुजा को इससे डिनोट किए हैं, इसके भुजा को हम लोग पी बी एच से डिनोट किए हैं, तो हम लिखेंगे p प्लस बी प्लस एच, लंब प्लस आधार प्लस कर्ण, यह होगा इसका आपका परिमाप। तीनों भुजा का तीन अलग अलग नाम है, तो लंब प्लस आधार प्लस कर्ण, तीनों भुजा को जोड़ेंगे, यही इसका परिमाप हो जाएगा। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 1/2 गुने आधार गुने लंब, यानी कर्ण का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों छोटी भुजाओं के गुणनफल का आधा आपका हो जाएगा क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए कि 5, 12 और 13 है, एक त्रिभुज के तीन भुजाओं का माप क्या है, समकोण त्रिभुज के तीन भुजाओं का माप 5, 12, 13 है। अच्छा, इसको चेक भी कर सकते हैं, कभी अगर यह चेक करने के लिए आ जाए कि यहाँ जो दिया गया है उसमें से कौन सा समकोण त्रिभुज का भुजा है, तो कैसे चेक करेंगे, तो चेक करने का देखिए शॉर्टकट तरीका आपको बता रहे हैं, बी स्क्वायर एच स्क्वायर तो कर ही सकते हैं। शॉर्टकट तरीका क्या है कि दोनों बड़ी भुजा को पकड़िए, एक बार इसको जोड़िए, तो 12, 13 कितना होगा 25, और एक बार घटाइए कितना होगा 1, इसके गुणनफल का वर्गमूल करके देखिए, छोटका के बराबर आ गया सर, 25 से कम 25 का वर्गमूल 5 आ रहा है, कुछ सेकंड का काम है, इसका मतलब यह समकोण त्रिभुज का भुजा है। कोई दफा आपसे यही पूछा जाता है कि जो भुजा लिखा गया है वो समकोण का है कि नहीं, तो इसका यह आपका तरीका हो गया शॉर्टकट। अब मान लीजिए कि त्रिभुज का तीन भुजा 5, 12, 13 है, तो यह तो देख के पता चल रहा है कि यह कर्ण होगा, सबसे बड़का क्या होता है, कर्ण होता है। अब अगर कर्ण है तो क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1/2 गुने लंब गुने आधार, यानी 5 गुने 12, इसी में से कोई आधार दूसरा लंब होगा, 12 पंचे 60 का आधा कितना हो जाएगा 30। तो अब डायरेक्ट आपको करना है, कर्ण को छोड़ दीजिए, दोनों छोटका के गुणनफल का आधा, 12 पंचे 60 का आधा 30 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि एक त्रिभुज के तीन भुजाओं का माप 9, 40, 41 है, इसका क्षेत्रफल बताइए, यह आपका क्या है, समकोण त्रिभुज का भुजा है, चेक कर सकते हैं, 40, 41, 81 गुना 1 9 आ रहा है। ठीक है, इसको हटा दीजिए, इन दोनों के गुणनफल का आधा, तो 40 गुने 9/2 कितना हो जाएगा 20 नमा 180, हम सीधे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या सीखे आप, क्षेत्रफल निकालना, 1/2 गुने लंब गुने आधार। अब आगे चलते हैं, यहाँ देखिए, अब इसमें भी समकोण त्रिभुज में भी क्या पूछा जाता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, क्या वहां पे हम लोग वह वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, डेल्टा बाई एस, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले हमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और फिर इसमें इसके अर्ध परिमाप से भाग करना पड़ेगा। कर तो सकते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन पहले हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर उसका अर्ध परिमाप, क्षेत्रफल में अर्ध परिमाप से भाग करना पड़ेगा, प्रक्रिया थोड़ा ज्यादा है, उससे बचना है तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला दे रखा है, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण/2, यानी छोटका दोनों के योग में बड़का को घटाइए, दोनों छोटका के योग में से क्या करेंगे, बड़का को घटाएंगे और 2 से भाग करेंगे, इससे निकलेगा समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। अगर कभी हमसे यह पूछा जाए कि समकोण त्रिभुज के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो बहुत सिंपल सा तरीका है हमारे पास, समकोण त्रिभुज का डाटा तो होगा ना, हम लंब प्लस आधार जोड़ के उसमें से कर्ण माइनस करेंगे और नीचे रहेगा 2। जैसे देखिए, एक त्रिभुज जिसकी भुजा 7, 24 और 25 है, एक त्रिभुज जिसकी भुजा का माप है 7, 24, 25, इसको देख करके बताइए क्या यह समकोण त्रिभुज है, क्योंकि जब तक आपको यह पता नहीं चलेगा कि समकोण त्रिभुज है तब तक समकोण का फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते हैं। तो कैसे चेक करेंगे तीन भुजाओं को देख करके कि यह समकोण है कि नहीं, आगे तो आगे चल के डायरेक्ट आपको पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हम दोनों बड़ी भुजा को एक बार जोड़ेंगे, तो 24, 25 कितना 49 गुना इसका अंतर निकालेंगे कितना का 1 का, और इसका वर्गमूल देखेंगे, छोटका के बराबर है सर 49 से कम 49 का वर्गमूल 7, हाँ है, इसका मतलब यह राइट एंगल ट्रायंगल है। यह क्या है आपका, यह आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे पता चला, पता चला यह पाइथागोरस ट्रिपलेट को भी फॉलो कर रहा होगा। और हम यहाँ पे चेक किए कि दोनों बड़का को जोड़े 49 घटाएं 1, इसके गुणनफल का वर्गमूल अगर छोटका के बराबर आ गया, इसका मतलब समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है तो पूछा इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण/2। तो लंब प्लस आधार माइनस कर्ण/2 करिए, लंब कितना है 7, आधार कितना है 24, माइनस कर्ण कितना है 25। आप बोलोगे सर कैसे पता चला कि लंब और ये आधार है, कोई दिक्कत नहीं है, यही आधार यह लंब होगा तो क्या दिक्कत है, इस दोनों को तो हमें जोड़ना ही है। और नीचे में क्या रहेगा 2, 24 में 7 जोड़ेंगे 31, 31 में से 25 घटाएंगे 6, 6/2 यानी कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आपका आंसर जो चुनेंगे हम लोग विकल्प डी हो जाएगा। क्लियर, समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या लंब प्लस आधार माइनस कर्ण/कितना, कर्ण/2 हो जाएगा। आगे बढ़िए,
अगला देख लीजिए, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 13 है, अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 है, तो क्षेत्रफल बताइए। देखिए समकोण त्रिभुज है, कर्ण कितना है 13 है, दो भुजा में से एक 5 है, तो तीसरा भुजा सबसे पहले आप बताइए कि क्या होगा, उसके बाद क्षेत्रफल निकालिएगा ना। तो तीसरा भुजा निकालने का तरीका क्या बताए थे, एक बार इस दोनों को जोड़िए तो 13 5 18, और एक बार इसका अंतर निकालिए, 13 5 में अंतर कितना का सर, 13 और 5 में अंतर जो है आपका 8 का हो जाएगा, और इसका वर्गमूल कर लीजिए, 18 8 144 का वर्गमूल कितना 12, यानी तीसरा भुजा आपका निकल गया 12। और वैसे भी 5 12 13 का आपका ट्रिपलेट बनता है। नहीं तो देखिए हमारे पास कर्ण है, क्या है हमारे पास कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर, हमारे पास यहाँ पे कर्ण है ना, लंब कितना हम ले लेते हैं 5, तो 5 का स्क्वायर, यह मान लेते हैं कि आधार है तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या करेंगे हम कर्ण का स्क्वायर करेंगे। यहाँ से भी आप b का वैल्यू निकाल सकते थे, यहाँ से भी आपका 12 आता, ट्रिपलेट लगा करके भी या फिर इस तरीके से भी। अब तीनों साइड पता चल गया, हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए 1/2 गुने लंब गुने आधार, तो 1/2 गुने 13 का उपयोग नहीं करना है, बाकी 5 और 12 का कर लीजिए, तो 5 गुने 12, 12 पंचे 60/2 कितना होगा 30 होगा, तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का 30 विकल्प भी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, समकोण त्रिभुज में कर्ण का लंबाई दिया और दो छोटा में से एक छोटका का लंबाई दे दिया, आधार कैसे निकालेंगे, एक बार दोनों को जोड़िए 18, एक बार दोनों को घटाइए 8, और गुना करके वर्गमूल करिए, तीसरा आपका निकल जाएगा। नहीं तो 13 5 देख के पता चल रहा है कि तीसरा साइड 12 होगा। अब एक 5 है एक 12 है, लंब 5 है आधार 12 है, कर्ण तो आपका सबसे बड़का दे रखा है ना, कर्ण का उपयोग क्षेत्रफल में हम लोग नहीं करते हैं, लंब और आधार का करते हैं। आगे बढ़िए, अब अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, यानी समकोण त्रिभुज के बाहर में अगर कोई वृत्त बन जाए और इसकी त्रिज्या अगर निकालना हो, ठीक है, क्या निकालना हो, परिवृत्त की त्रिज्या निकालना हो, इसका मान अगर पूछे, परिवृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, यह कैसे निकालेंगे, तो सिर्फ आपको कर्ण का आधा कर देना है, कर्ण का जो भी माप होगा उसको आधा करना है, लंबा आधार को नहीं, सिर्फ कर्ण का आधा करना है। अगर समकोण त्रिभुज के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या तो लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बट्टा 2, लेकिन समकोण त्रिभुज के बाहर बने वृत्त की त्रिज्या निकालना होगा, कर्ण को सिर्फ आधा करिए। यहाँ देखिए एक समकोण त्रिभुज के दो छोटी भुजाओं का लंबाई 7 और 24 है, दो छोटी भुजाओं का लंबाई 7 और 24 है, तो तीसरा भुजा का लंबाई आप बता सकते हैं क्या होगा, छोटी भुजा 7 और 24 है, तो तीसरा भुजा पहले निकालिए। तीसरा भुजा कैसे निकालिएगा, ट्रिपलेट लगा करके, तो पहले आप करिए 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर कितना होगा 49 प्लस 576 बराबर एच स्क्वायर, दोनों को जोड़िएगा 625, यह वैल्यू एच स्क्वायर का है, स्क्वायर हटाएंगे इसका रूट हो जाएगा, 625 का वर्गमूल कितना 25, तो 25 वैल्यू किसका आ गया एच का आ गया, तो एच का वैल्यू 25 आ गया, यानी तीसरा भुजा हम समकोण त्रिभुज का निकाल लिए 25। अब तीसरा भुजा 25 निकाल लिए, तो समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, परिवृत्त ही निकालना है ना, h/2 होता है, कितना होता है h/2, तो परिवृत्त कितना आया, सॉरी h कितना आया 25, तो 25/2 करिए, 25/2 करिएगा 12.5 आपके क्वेश्चन का आंसर, यानी कि विकल्प कितना हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, तो हम सबसे पहले देखिए कि लंब है हमारे पास, आधार है, बोले दो छोटी भुजा यानी लंब आधार होगा, तो कर्ण पहले निकाल लिए और कर्ण जैसे ही निकला उसका आधा कर दिए, हमारा क्या निकल गया समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त के लिए क्या करेंगे, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बट्टा 2। अच्छा कभी कभी आपसे पूछता है कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई, जैसे हम लंब डाल सकते हैं कर्ण पे, यही तो कर्ण होगा ना, यह क्या है आपका, यह आपका कर्ण होगा, 90 डिग्री के सामने जो होगा वही कर्ण होगा, इसको हम मान लेते हैं लंब, और यह हो गया हमारा आधार। कर्ण पे जो हम लंब डालेंगे वो कहाँ से डालेंगे, इसके सामने वाले सिर से, किसी भी भुजा पर उसके सामने वाले सिर से ही लंब डाला जाता है। तो अगर हम यहाँ से लंब डाल दिए, कर्ण पे अगर लंब डाल दिए और आपसे यह पूछा जाए कि इसका लंबाई बताइए, जैसे मान लीजिए यह ए है, इस पॉइंट को हम बी मान लिए, यह आपका सी है, और इसको हम क्या मान लिए डी, और यह है क्या आपका, यह पूरा का पूरा तो आपका कर्ण है ना, यह पूरा का पूरा कर्ण है। तो अगर हम आपसे पूछे कि भाई पीडी का मान बताइए, यानी कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई बताइए, तो आपको करना है लंब गुने आधार बट्टा कर्ण, लंब और आधार के गुणनफल में किससे भाग कर लेंगे, कर्ण से भाग कर लेंगे, तो कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई आपसे कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई आपका निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए बोला जाए कि एक त्रिभुज के भुजाओं का माप है 5 12 13 सेंटीमीटर, समकोण त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज में कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई बताइए, तो कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई बताना है, तो लंब गुने आधार बट्टा हम क्या कर लेंगे कर्ण, 12 25 60 बट्टा 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई निकालने के लिए क्या करना है, लंब गुने आधार बट्टा कर्ण करना है।
तो इस तरीके से आज के क्लास में आप क्या देखे हैं, आज के क्लास में आप सबसे पहले ट्रायंगल का थ्योरी देखें और उसके बाद हम लोग पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर जब चले तो समकोण त्रिभुज देखें। अगले क्लास में हम लोग बाकी का जितना भी त्रिभुज बचा हुआ है उन सब का थ्योरी और उसका जो बेस्ट एग्जाम्पल होगा उसको आपको कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। लेकिन जो भी चीज़ आज के क्लास में आपको पढ़ाया गया उसका रिवीजन आप अच्छे से करते रहिएगा। हर एक फॉर्मूला को कॉपी पे लिख करके और समझने का प्रयास करिएगा कि कब कौन से फॉर्मूला का उपयोग आपको करना है, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।